नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। हम बात करते हैं देश और प्रदेश के विकास की, प्रगति की, लेकिन ये सब तब होगा जब हम सुरक्षित होंगे। अपराध का ग्राफ बढ़ते जाना ये किसी भी राज्य के लिए बेहद गंभीर संकेत होता है। इन दिनों देश भर में हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, आत्महत्या जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आम आदमी अपराध की इन घटनाओं से सहम गया है। हालात ये हैं कि सुबह के समय जब आंख खुलती है तो व्यक्ति के सामने हत्या, बलात्कार, आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं, और व्यक्ति जब रात में सोता है तो भी अपराध से जुड़े समाचार उसके दिमाग में समाज की एक अलग सी छवि बना देते हैं। हरियाणा में बीते दिनों क्राइम की कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसने एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आखिर क्यों हो रहे हैं ये अपराध? इनसे निजात पाने का क्या है समाधान? आज सवाल आपका में इस पर करेंगे चर्चा। चलिए, सबसे पहले आपको हरियाणा के ताजा मामले बताते हैं। अपराध से जुड़े फतेहाबाद के गांव रामसरा के सरकारी स्कूल में जेबीटी अध्यापक की हत्या कर दी गई, स्कूल के अंदर घुसकर। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक शूटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी भी बाकी है। वारदात को अंजाम दिए जाने के पीछे शराब के कारोबार को लेकर कोई रंजिश बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बताया है कि मृतक के परिजनों के इलाके में शराब के ठेके थे। इन ठेकों का टेंडर न छुड़वाने को लेकर आरोपी पक्ष द्वारा मृतक के परिजनों को पहले से ही धमकियां दी जाती रही हैं। अच्छा, 3 दिन पहले झज्जर के गांव खानपुर के रहने वाले एक 22 साल के नौजवान पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला कुश्ती पहलवानों के बीच बातचीत से जुड़ा था, जिसमें 22 साल के नौजवान युवक ने अपनी जान गंवा दी। झज्जर से भी एक और मामला सामने आया था, जहां पर कस्बा बेरी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने फरूख नगर से मृतक अमित का अपहरण किया था और फिर उसके सर और पेट में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पिछले सप्ताह एक मामला सोनीपत से सामने आया था, जहां पर एक विचाराधीन कैदी को रोहतक से पुलिस पेशी पर लेकर आई थी और अदालत परिसर में ही दिन दहाड़े पुलिस जवान ने ही उसे 3 गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के पिता पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जहां पर मौके पर ही उनकी भी मौत हो गई थी। अब इस मामले में सवाल पुलिस और बदमाशों के लिंक को लेकर भी उठ रहे हैं। अब देखिए, पिछले 1 हफ्ते में क्राइम की घटनाएं इतनी तेजी से जो बढ़ी हैं, उसको लेकर किसी भी व्यक्ति का चिंतित होना लाजमी है। आपको हरियाणा में क्राइम का ग्राफ सबसे पहले हम दिखाते हैं, उसके बाद आज के सवाल आपका की हम करेंगे शुरुआत सवालों के साथ। पहले ग्राफिक्स। हत्या के 1129 मामले साल 2020 में, अपहरण के 3280 मामले, बलात्कार के 1511, छेड़छाड़ के 2396, दहेज हत्या के 252 मामले, दहेज प्रताड़ना के 4122 मामले, सरकारी कर्मचारियों पर हमले के 883 मामले, डकैती के 149 मामले। साल 2020 में हरियाणा में अपराध का ग्राफ वो आपको दिखा रहे हैं। लूटपाट के 1198, साधारण चोरी के 4458, वाहन चोरी के 14000 से ज्यादा मामले साल 2020 में सामने आए थे। अब देखिए, सवाल जो आज हम इस कार्यक्रम में पूछेंगे मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ेंगे, सवालों पर एक नजर। क्यों बढ़ रही हैं आखिर आपराधिक घटनाएं? क्या है मुख्य वजह? दूसरा सवाल, अपराधों से कैसे निजात मिलेगी? कैसे इन पर रोक लगाई जाएगी? कैसे इन पर अंकुश लगेगा? तीसरा सवाल, कब होगी कानून व्यवस्था दुरुस्त? चौथा सवाल, कब लगेगी अपराधियों पर लगाम? क्यों आखिर अपराधी बेखौफ होकर अपराधों की वारदात को अंजाम देते हैं? क्या पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रहा? कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में उठ रहे कोई भी सवाल इस कार्यक्रम के जरिए जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, भरत भूषण जुयाल हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भरत भूषण जी, आंकड़े मैंने दिखाए कितनी तेजी से हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। पिछले अगर 1 हफ्ते की बात की जाए तो 5 से 6 मुख्य घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बुरी तरीके से गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई। आखिर क्या हो रहा है सर? ये क्यों सरकार नाकाम हो रही है अपराधियों पर अंकुश लगाने में? देखिए पूजा जी, अपराध 2 तरीके के मुख्यतः गिने जाते हैं। एक होता है संगठित अपराध और एक होता है व्यक्तिगत रंजिशों के कारण जो अपराध हो जाते हैं, या किसी नशे के कारण या किसी इस कारण से। लेकिन संगठित अपराध जो है
वो निश्चित रूप से सबसे खतरनाक अपराध है, क्योंकि वो गैंग मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत एक वारदात को अंजाम देते हैं और एक प्लानिंग के साथ करते हैं। वो सबसे बड़ी घृणास्पद बात भी है और सबसे बड़ी चैलेंज की बात भी है पुलिस प्रशासन और सरकार की। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, अभी आपने 5-7 ताबड़तोड़ एक प्रकार से जो घटनाएं ही उनका विवरण दिया, तो एक आंकड़े के आधार पर आप बोल रही हैं, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है क्राइम ब्रांच रिपोर्ट के हिसाब से, अगर 2019 और 2019 और 20 के आंकड़ों की बात करें, मैं सरकार के बचाने या पुलिस विभाग को बचाने की नहीं कह रहा हूं, आपने आंकड़ों की बात की, तो आंकड़ों के माध्यम से अगर इस बात को समझना है तो 2019 और 2020 के मुकाबले में सभी तरीके के अपराधों में मैं आपको गिना सकता हूं कि बहुत भारी कमी आई है। एक बात और है कि आज के समय में सोशल मीडिया और आपके जो टीवी चैनलों के माध्यम से कोई भी खबर हो बहुत अच्छे तरीके से बहुत दूर तक ग्रास रूट लेवल तक प्रसारित होती है। पहले के और अब में ये भी अंतर आ गया है कि पहले खबरें पता नहीं लगती थी, अब क्योंकि मीडिया इतना सक्रिय है कि खबरें पता लगती हैं और हर आदमी तक जाती हैं और वो उसके आधार पर आकलन करता है कि कानून व्यवस्था क्या है या किसी भी घटना को आकलन किसी भी क्षेत्र की कर लेता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2019 में और 2020 में अगर आप कहेंगे तो मैं आंकड़े आपको दे दूंगा। सर, आंकड़े मेरे पास भी हैं, आंकड़े आपके पास भी जरूर होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराधी जब तक अपराध करके बचता रहेगा तब तक बेहिसाब जुर्म बढ़ता रहेगा। आपको जो मैंने पिछले अभी के केसेस बताए हैं उसमें भी कितने मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए ये आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं। अपराधी क्यों गिरफ्त में नहीं आते, सबसे बड़ा सवाल ये भी है सर। देखिए, अभी आपने खुद कहा कि गोलियों से एक पहलवान को भून दिया, दूसरा एक और वारदात हुई, उसमें 2 आरोपी रहते हैं, एक आरोपी उसमें पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस भी जिस प्रकार से सिस्टम अपडेट किया गया है पिछले कुछ समय से, चाहे राज्य चौकसी ब्यूरो हो, चाहे महिलाओं के लिए थानों का हो, चाहे 0 FIR का हो, चाहे प्रदेश में कहीं पर भी बैठे वहीं से FIR ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार के कारण से एक तो जनता के बीच में बहुत अच्छे तरीके से जागरूकता फैली है कि हमें अपराध को डर के मारे छुपाना नहीं है, उसे तुरंत उसकी FIR करवानी है, कहीं पर भी बैठ करके करवानी है, और उसमें पुलिस की कार्रवाई में त्वरिता भी आई है, त्वरित रूप से हो भी रही है। देखिए, संगठित अपराध की बात करें तो संगठित अपराध से ये चीजें बहुत कम जुड़ी हैं। ये व्यक्तिगत रंजिश के कारण, चाहे कोर्ट में कोई गवाही देने के, आपने FIR की बात की, मैं इससे जुड़ा भी आपसे एक सवाल करूंगी। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले करीम खान है MP से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। मैं कहना चाहता हूँ हाँ जी, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराध इस वजह से बढ़ता है क्योंकि भ्रष्टाचारी अधिकारी और नेता होते हैं। भ्रष्टाचार और अधिकार ना हो तो अपराध नहीं होता। मैं पूजा जी आपसे कहना चाहता हूँ, बैतूल जिले में आके देख लो, बैतूल जिले में अपराध नहीं होता। हमारे यहाँ कोई नेता हो, मंत्री हो, उसको कोई भाव नहीं दिया जाता, आम आदमी के तरीके से वो रहता है। लेकिन दिगर इलाकों में अपराध इसलिए बढ़ते हैं कि नेता अपने आप को खुद ही सबसे ऊपर समझते हैं और अधिकारी भी अपने आप को भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इसलिए अपराध ज्यादा होता है। बैतूल जिले का उठा के ग्राफ देख लीजिए। बैतूल जिला मध्य प्रदेश में एक ऐसा है, अगर मैं मिनिस्टर होता तो उसको इंडिया की बेस्ट सिटी का खिताब देता। ठीक है, आप मुबारकबाद के पात्र हैं। अगर वाकई ही वहाँ पर ऐसी स्थिति है तो आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हैं जुलाना से, कृष्ण। कृष्ण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। हाँ जी सर, बताएं। आज मैं जुलाना से कृष्ण बोल रहा हूँ। आप अपराध के मामले में तो मैंने जो आप एक बात बताइए कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर वही पुलिस है और वही पुलिस हमारे हरियाणा की है, तो हमारे मुख्यमंत्री पहले इस बारे में योगी जी को देख लीजिए आप, अपराध कितने कम हुए हैं। उन कंट्रोल नहीं है सरकार का हमारी पुलिस के ऊपर। कृष्ण जी, मैं तो ये कहूंगी कि यूपी में भी अपराध के जो मामले सामने आते हैं उसके बाद सवाल तो यूपी सरकार से भी किए जाते हैं। खैर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। जितेंद्र जी, सीधा आपका रुख करते हुए, आप किस तरीके से देखते हैं इस स्थिति को, और क्या सरकार को आप कुछ इस बारे में राय देना चाहेंगे, या आपको लगता है कि इस तरीके से स्थिति मेंटेन हो सकती है, अपराध का ग्राफ कम हो सकता है? पूजा जी, जो हालात हरियाणा प्रदेश के बना दिए हैं, अपराध प्रदेश बना दिया जो हरियाणा को,
और भय भ्रष्टाचार का जो माहौल भाजपा जजपा की सरकार में इस कदर है। आपने देखा कि रोहतक के अंदर जिस तरीके से पहलवानों की और कोचिस की 5 लोगों की हत्या अखाड़े में जाकर अपराधियों ने की, और चिड़ी गांव में रोहतक के अंदर बाल किशन सरपंच की हत्या हुई, करनाल के अंदर एक युवक की हत्या हुई, यमुनानगर में आज तक एक दलित समाज का जो युवक था उसको न्याय नहीं मिल पाया है। और मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, जो सरकार ने जो माहौल भय भ्रष्टाचार का बनाए हुए हैं, अपराध प्रदेश बना दिया हरियाणा का, कि गुनाहगारों में शामिल हूँ गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। जो आज के जो हालात हैं, गुनाहगारों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मैं एक मसला, क्योंकि पार्टी कोई हो, मैं राजनीतिक से हटके अब बात करता हूँ पूजा जी, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जजपा है, किसी भी पार्टी की मैं बात करूं, अगर राजनीति से ऊपर उठकर हम मानवता की अगर सोचें तो परिवार सबके साझा होते हैं, बहन बेटी माँ बाप परिवार सबके साझा होते हैं। मैं खुद के ऊपर इसी 26 फरवरी 2021 की घटना बताता हूँ। चरस गांजे का वो लोग काम करते थे, आर्म टैक्स जैसे अपराधों में वो लोग बंद थे। उन लोगों ने मेरे खुद के भाई को, मेरे रियल ब्रदर को, मेरे रियल भाई को, छोटे भाई को, राहुल चंदेलिया को चाकुओं से गोद दिया। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आप देखिए, चाकुओं से गोद दिया मेरे छोटे भाई को। इसी 26 फरवरी की घटना है और थाना तिगांव में मामला दर्ज हुआ। 33 नंबर FIR है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको जी। चाकुओं से गोद दिया मेरे भाई को, और मैं आपको बताना चाहता हूँ थाना तिगांव में ये मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिल पाया है। हम पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद से जाकर मिला पूरा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, जब पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद से जाकर मिला और हमने बताया कि तफ्तीश के नाम पर दोषियों को थाना तिगांव के SHO और जांच अधिकारी निकालना चाहते हैं, तो हमने फिर पुलिस कमिश्नर साहब को सारी बात बताई। क्राइम ब्रांच में मामला सौंपा गया, लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच भी उसी ढर्रे पे काम कर रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, भरत भूषण जी इसका भी जवाब देंगे। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ गए हैं महासिंह रोहतक से। महासिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। ऐसा है जी, इस देश में जीवन जरूर है, जीने का अधिकार सब खींच लिया। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? हमारे देश में देशभगत वो आदमी होता है जो कमा के खाता है, लेके देता है, पर लेकिन हमारे देश में देशभगत उसको कहा जाता है जो कमा के खाता नहीं, लेके देता नहीं। इस देश का भला कैसे होगा? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक हैं जयपुर से, राजेश सिंह। राजेश जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार मैडम, ये कैसे बनेगा क्राइम फ्री समाज जैसे जो आप लोग दिखा रहे हैं इस पे, और ये कह रहे हैं कि सवाल आपका जो चीज है, मुझे बताइए, जब प्रशासन के लिए अभी राजस्थान के अंदर भी हर थाने से ये कंप्लेन थी, अभी बता रहा हूँ रिसेंटली ये न्यूज है कि ASI ने जाकर के जो पीड़िता थी गई थी वहां रिपोर्ट लिखाने और उसके साथ बलात्कार किया। और इस टाइप के जितने भी थाने में लोग जा रहे हैं, तो जब पुलिस हमें ये सिक्योर ही नहीं कर रही है, प्रशासन खुद सिक्योर नहीं कर रहा है, तो ये पब्लिक कैसे सिक्योर हो सकती है, पब्लिक कैसे रुक सकती है? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन प्रशासन पे ये चीज है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। भरत भूषण जी, देखिए, एक तो जितेंद्र जी ने अपने खुद के घर की बात आपको बताई यहाँ पर इस मंच के जरिए, और हमें बहुत दुख भी है उनकी इस खबर को सुनकर। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है भरत भूषण जी, में मेरा भाई है, आज 307 का मुकदमा दर्ज होता है, संगीन मुकदमा, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्त से बाहर है। एक अपराधी को पकड़ा गया है, उसी के ऊपर पुलिस मुकदमा सारा केस डालना चाहती है। तफ्तीश के नाम पर लोगों को 307 का मुकदमा दर्ज हुआ 27 तारीख को। 28 तारीख को अपराधियों को बुलाया गया 9 बजे। मेरे पास वीडियो मौजूद है। 9 बजे में भरत भूषण जी, बताइए, इस बात का भी जवाब दीजिए। और देखिए, सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार और पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देती है क्या? क्योंकि अभी अभी एक दर्शक जो जुड़े थे, उनका सवाल सीधे तौर पर यही था कि क्यों आखिर FIR दर्ज करने कोई जाता है तो उनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाता है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है सर? क्योंकि हाँ जी, दो प्रकार की बातें आई हैं। एक तो जितेंद्र चंदेलिया जी की बात आई है, उनके भाई के साथ ये दर्दनाक घटना हुई है, इसके लिए मैं उनको सांत्वना भी देना चाहूंगा।
तो उसी प्रकार से उन्होंने बात ये रखी कि पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद से वो मिले जा करके, और अगर उसमें कुछ पुलिस अधिकारी संलिप्त होने के कारण या बचाव किसी का अपराधी का करने के कारण कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अभी मात्र एक आदमी के खिलाफ जो है अपराधी 307 की धारा दर्ज हुई है, और बाकी अगर इनके संदिग्ध में है और या सरेआम उन्होंने ऐसा किया भी है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जितेंद्र जी आपको आश्वासन दिलाता हूँ, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ कहें या सरकार में कहने के लिए, मैं आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये किसी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं का मामला नहीं है, ये इस हरियाणा प्रदेश के एक नागरिक की सुरक्षा का मामला है। और अगर उसमें पुलिस कोताही बरत रही है तो किसी भी हद तक न्याय पाने के लिए, निष्पक्ष न्याय पाने के लिए और हमें जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतभूषण जी, मतलब मैं व्यक्तिगत हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन चैनल पर मैं बताना बिल्कुल चाहता हूँ। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भारत भूषण जी ने आपको आश्वस्त भी किया। मैं लौट रही हूँ आपके पास जितेंद्र जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। खड़ा होने को तैयार हूँ। एक सवाल मेरा भारत भूषण जी से भी रहेगा, क्योंकि देखिए अक्सर आपने ऐसी एक और बात कही जी, एक मिनट, आपने दूसरी बात, एक जो जयपुर से अभी एक बंधु बात कर रहे थे, आपने वो बताई बात, एक बैतूल से बात कर रहे थे, हरियाणा के रोहतक से बात कर रहे थे। देखिए इसमें राजनीति से बाहर, जैसे चंदेलिया जी ने कहा, बाहर निकलने की जरूरत है बात करने के लिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बैतूल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में हम बैठे भाजपा की सरकार है। किसी राजनीतिक दल या पार्टी या सरकार को उलाहना देने की बजाय, लांछन देने की बजाय, अगर पुलिस के तंत्र में ऐसे भ्रष्ट लोग हैं तो किसी भी सरकार में है, किसी भी प्रदेश में है, निष्पक्ष रूप से सभी राजनीतिक दलों को खड़े हो करके उस नेक्सस को तोड़ने के लिए और उन भ्रष्ट कर्मचारियों को, लोगों को, पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने के लिए आगे खड़ा होकर के आना पड़ेगा। भारत भूषण जी, मैं आज इस कार्यक्रम के जरिए यही चाहती थी कि राजनीति से ऊपर उठ के इसके समाधान को लेकर बात की जाए, और मुझे लग रहा है हम सही ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल और एक पहलू जिस पर मैं बात करना चाहूंगी, अक्सर देखा जाता है कि अपराध इसलिए भी होता है क्योंकि हिंसा की प्रतिक्रिया में हिंसा की उत्पत्ति होती है, यानी कि बदले की भावना। अगर किसी परिवार के साथ कोई अपराध हुआ है, परिवार में किसी व्यक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति इतना ज्यादा आक्रोशित हो जाता है और उसे कानून पर भरोसा नहीं रहता कि वो खुद से बदला लेने लगता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं लंबे लंबे समय तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। सर देखिए कानूनी प्रक्रिया भी आप मानते हैं और हम भी मानते हैं कि इस प्रकार से जटिल है, और उस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया भी जो है वो बड़ी लंबा समय खींचने वाली बात है। जहां तक देखिए हरियाणा सरकार ने काम किया, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध की बात थी, उसमें 32 नए थाने खोलने का काम किया, और 30 दिन में किसी भी बलात्कार की घटना की जांच निष्पक्ष करना, या 15 दिन में किसी छेड़छाड़ की वारदात के ऊपर जांच करके अपनी रिपोर्ट देना, ये सुनिश्चित किया। और अगर ऐसा कोई आयोग जो निरीक्षक है वो नहीं करता है, जांच अधिकारी, तो उसको सजा देने का भी प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है कि अगर आप 15 दिन या 30 दिन में इस प्रकार की घटना की जांच करके नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ढिलाई है या आपकी संलिप्तता पर भी शक किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अगर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से समाज भी जागरूक हो रहा है। और कानूनन भारत भूषण जी, मुझे लगता है कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके उस वक्त पे राज करते हुए किसी भी ऐसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हो कि प्रदेश की जनता का उन पर से भरोसा उठे। हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि क्राइम पर लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, और ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार कोशिश नहीं कर रही है। हरियाणा सरकार भी पूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस कोशिश में क्या कोई कमी रह रही है जिस पर काम करने की जरूरत है। वापस से आपके पास लौटती हूँ, एक दर्शक है कुलदीप यमुनानगर से। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, मैं भारतभूषण से कहना चाहता हूँ, सरकार का किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बेलगाम है सरकारी अधिकारी जितने भी हैं। आपके टीवी चैनल के ऊपर मैं पिछले 1 साल से मार्च से लगा था फोन करना, जोड़ की खुदाई के लिए आज तक मेरा वो काम नहीं होया। मेरी फसल ही फिर बर्बाद है, 2 किले की हो गए। भारतभूषण के पास भी गया था मैं 3-4 महीने के, उस बात ने आज थोड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है सरकार, कहाँ है सीएम विंडो में? थक गया, सीएम विंडो दरखास्त दे देगा, मतलब 50 बार दरखास्त दी सीएम विंडो का, कोई कार्रवाई आज तक नहीं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर सीएम विंडो तक पहुंच रहा है, पर्सनली जाकर के सरकार के अधिकारियों के साथ, नुमाइंदों के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अगर उसके फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो सरकार पर कैसे भरोसा कायम रहेगा? भारत भूषण जी,
देखिए, कुलदीप जी की बात आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथ हुई थी और उसके बाद मैंने उन्होंने मेरा नंबर लेकर के मुझसे बात की, मेरे पास आकर के बैठे भी थे और मैंने तुरंत जो संबंधित अधिकारी थे, वीडियो साहब थे, उनसे बात करके जो एसडीओ एक्शन कंसर्न थे उन तक ये बात लेकर के गया कि ये जोहर इनका किस लिए नहीं हो रहा है। उसमें जो टेक्निकल कमी है कुलदीप जी, उस बात को चैनल पर उजागर नहीं कर रहे हैं और उसके बाद ये प्रावधान हुआ था कि भी चाहे कैसे भी करें, एसडीओ ने कहा था कि हम इस काम को कर देंगे और इनका निराकरण करेंगे। उसके बाद आज आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कुलदीप जी मुझसे बात की है। कुलदीप जी, आपका मुझे दफ्तर पता है, मेरा फोन नंबर पता है, सुबह ही हम दोबारा बात करके मैं तुरंत ठीक है, वापस से लौट रही हूँ, समय की कमी है। दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अनिल कंबोज हैं करनाल से। अनिल जी, स्वागत है आपका। मैडम, ये कोई सरकार है? ये तो लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की। अभी करनाल के अंदर रजिस्ट्री को करवाया, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और जिनको वैक्सीन लग रही वो बीमार होने लगी। ये तो एक झूठा ड्रामा है, ये कोई सरकार के काम थोड़ी है। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए भारत भूषण जी, सवाल जनता की तरफ से यहाँ पर आते हैं और ये मंच खुला मंच है जनता के लिए। जनता अपने यहाँ पर आकर के अपने भाव भी प्रकट करती है, मन में कुछ सवाल होते हैं वो भी पूछती है। जितेंद्र जी के पास आखिरी प्रतिक्रिया लेते हुए, जितेंद्र जी देखिए, कांग्रेस के समय में भी कोई रामराज तो था नहीं, अपराध तो तब भी होते थे सर, लेकिन आज राजनीति से ऊपर उठकर आप प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे क्राइम रेट को कम किया जा सकता है? पूजा जी, मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ फ्रीडम फाइटर रहे और देश आजाद हुआ तो आर्मी से सूबेदार से रिटायरमेंट हुए, और मैं भी हरियाणा पुलिस में रहा हूँ और स्पोर्ट्स में 9 खिलाड़ी रहा हूँ। तो आज चर्चा अपराधों पे हो रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ बल्लभगढ़ के अंदर मैं उस छात्रा की भी बात करूंगा, निकिता बेटी की, बहन की, जिस छात्रा को अग्रवाल कॉलेज के सामने हत्यारों ने बेरहमी से गोली उसकी कनपटी पे मार के उसको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। मैं यमुनानगर के उस दलित युवक की भी बात करना चाहूंगा, मैं बाल किशन सरपंच चिड़ी गांव रोहतक की भी बात करना चाहूंगा, मैं उन खिलाड़ी और कोचिज की भी बात करना चाहूंगा। 5 लोगों को मार दिया गया। और पूर्व में इसी भाजपा की सरकार के अंदर हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर पलवली गांव के 5 लोगों को मारा गया, और अभी मेरे भाई राहुल चंदेलिया को चाकू से गोद दिया, उसके कई ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जीवन मृत्यु के बीच में वो जीवन जी रहा है, और जब तक उसकी सांसें हैं वो लिपिड पर रहेगा। एक अपराधी को पकड़ा गया, तफ्तीश के नाम पर निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा की मैंने मांग की है, समय की कमी है, मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस के समय में भी सर रामराज तो था नहीं, अपराध तब भी होते थे, अपराध आज भी होते हैं। मामला राजनीति से जुड़ा नहीं है, मामला इससे जुड़ा है कि हम बेहतर समाज किस तरह से बनाएं, कैसे अपराधियों पर लगाम लगाएं, कैसे अपराध पर अंकुश लगाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, बढ़ता हुआ क्राइम किसी भी प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है। वो प्रदेश कैसे तरक्की करेगा जहां पर अपराध पर नियंत्रण ना हो, हर व्यक्ति अपने लिए बेहतर चाहता है। जिस देश में मान्यता थी कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, वहां पर अब लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने में लगे हुए हैं, हत्या कर देते हैं दूसरों की। दूसरी तरफ लोगों में सहनशीलता, त्याग, करुणा, दया, लोगों को सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता और बड़ों का सम्मान खत्म होता जा रहा है, जो कि हमारे नैतिक मूल्य हैं। ऐसे में लोग अपना संतुलन खो रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बेहतर समाज हम सब मिलकर बना सके। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।